हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग जो जुडिशरी की जो सीरीज़ जो हम चला रहे हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट को डिटेल से देख लिया था। हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में भी हम लोगों ने इस टॉपिक को देख लिया था, कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट को, एंड हमने जजेस केसेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस। ठीक है, अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के कंटेक्स्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका हो गया था। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन कैसी होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जल्दी मेरी रिवीजन करवाओ। कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? 5 के 6। और क्या होता है 6 में? और कौन से कोर्ट? हाई कोर्ट। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस, रेंज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस। और नोमेनक्लेचर, क्या मतलब होता है इसका श्रेया? नोमेनक्लेचर का नेमिंग, बेसिकली नेमिंग। कोई ऐसा मीनिंग किसी को भी समझ में ना आए, पूछ लिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन एंड नोमेनक्लेचर जो होता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, ये कौन रखता है? ये राज्यों की सरकारों के द्वारा रखा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि ठकुराइन, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का अगर कल को नाम चेंज करना है तो उसके लिए डिसीजन कौन लेगा? हैं, बताओ सब लोग। शैली, बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम चेंज करना है तो कौन लेगा इसके लिए डिसीजन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, है ना? तो हेंस दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इसलिए इनका नाम, पावर वगैरह स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग, यहाँ पर जो स्टेट के लेवल पर जो शुरुआत होती है हाई कोर्ट से, क्योंकि जनरली हमने पढ़ा था वैसे तो हाई कोर्ट की जो पावर इन जुरिस्डिक्शन है, जजमेंट है, कभी कभार वो पैन इंडिया लेवल पर भी होती है, लेकिन फिर भी हर एक राज्य के पास अपना जो हाई कोर्ट होता है। तो ये राइटर हमसे कह रहा है कि ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 टीयर्स या 3 लेवल्स ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स हाई कोर्ट के नीचे। यानी कि एक अगर हाई कोर्ट है और अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, याद है मैंने आपको बताया था कुछ होते हैं सिविल केसेस और कुछ होते हैं क्रिमिनल केसेस, है ना? तो यहाँ पर आपको 3 टीयर सिस्टम देखने को मिलता है। जुडिशरी में भी क्या ओवरऑल, अगर मैं सिर्फ एक ये वर्ड दूं, सिर्फ एक वर्ड अगर मैं आपके सामने पटकूं, जुडिशरी, ये कितने टीयर सिस्टम है हमारे देश के अंदर? है ठकुराइन, कितने लेवल की जुडिशरी हमारे देश में? कितना? 3। कौन कौन से? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट, मतलब कुल मैं डिस्ट्रिक्ट अभी मैं बताऊंगा, कॉमन टर्म होती है ठकुराइन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, लेकिन श्रेया जरा इन लोगों को एक चीज और बताओ, ये 3 टीयर तो है लेकिन फिर भी ये जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है? क्या बोलते हैं हम इसको? शाबाश, इंटीग्रली इंटीग्रेटेड। इंटीग्रल तो मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या ठाकुराइन जुड़ा हुआ का? कि जो कायदे कानून सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रहा है ना, वही कायदे कानून ये सबऑर्डिनेट कोर्ट भी फॉलो कर रहा है, वही कायदे कानून ही हाई कोर्ट भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर की, स्टेट के अंदर जाकर। सबसे टॉप पर राज्यों के लेवल पर हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट होता है, इसके नीचे जो फंक्शन करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट। ये 2 तरह के फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। एक वो मैटर सर पे जो कि सिविल साइड से रिलेटेड होते हैं, जहाँ पर, अब आप सिंपल सी भाषा बताता हूँ, देखो एक ना बुक होती है, पॉलिटिकल साइंस जैसी बुक होती है, 11th और 12th के अंदर होती है, पढ़ने मत बैठ जाना इसको, मैं बता रहा हूँ आपको, उसका कंटेंट मैं पॉलिटी के साथ कनेक्ट कर दूंगा।
सब्जेक्ट का नाम होता है लीगल स्टडीज़, बोर्ड का एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैंने इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ भी रखा है, पढ़ा भी रखा है। यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज इसको पढ़कर और ज़्यादा वास्ट हो जाती है, हमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आती है, स्पेशली जुडिशरी वाले नेचर की। लीगल स्टडीज़ की जो बुक होती है, जो वहाँ पर बोल रखा है जो डेफिनेशन, सिविल केसेस वो केसेस होते हैं श्रेया, उस नेचर के केसेस होते हैं जो क्रिमिनल नहीं होते, एंड क्रिमिनल केसेस वो केसेस होते हैं, वो सिविल केसेस जहाँ पर कोई ना कोई क्राइम इन्वॉल्व है। इजी डेफिनेशन मयूर, है ना। अब सिविल साइड के केसेस यानी कि यहाँ पर खून खराबा, मर्डर, ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, क्राइम नहीं हुआ है कोई भी। जनरली कोई लेन देन का मामला था, किसी ने किसी के पैसे नहीं दिए, या फिर आपके बैंक से पैसे कट गए, या फिर कोई आपके जो पैसे लेकर भाग गया, आपका किसी ने काम नहीं करा, किसी ने आपको ज़्यादा चार्ज कर दिया किसी चीज़ के लिए, कोई आपका सामान वापस नहीं कर रहा, कुल मिलाकर ऐसे रोज़मर्रा के जीवन वाले कुछ सिविलियन वाले मैटर्स, ठीक है। ये सिविल साइड के जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस कोर्ट होते हैं, एक होता है इसमें से सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, एंड दूसरा होता है मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल साइड के जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट क्रिमिनल साइड के, यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल कोर्ट क्राइम वाले नेचर के केसेस को देखते हैं। यहाँ पर जो पर्सन होता है, ही और शी इज जो जज होता है, और कोर्ट का जो नेचर होता है, डेट इज ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। फर्क सिर्फ कितना आया टर्म का, ये आई नो आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितनी ऑडियंस अगर मुझे ऑनलाइन सुन रही है, ये आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, ये सारी चीज़ें नहीं है। क्यों? बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कोर्ट्स के बारे में नॉलेज होती है। ब्रॉडली अगर मैं इसके बारे में आपको जिक्र करवाना शुरू करूँ ना, CGI और हाई कोर्ट वगैरह, तो आप रिलेट कर लोगे, आपको वहाँ पर ज़्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। होता क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के स्ट्रक्चर को वही समझ सकता है आप में से जो पूरे के पूरे गांव वगैरह से जुड़ा हो, डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हो, वो वही रहा हो, कभी वो कोर्ट कचहरी के मामले जो उसने अपनी आंखों के सामने देखे हों, तभी वो स्ट्रक्चर समझ सकता है। तो डोंट वरी, जितना ये मेरे लिए नया था उतना ही आपके लिए नया है, लेकिन एक बार के बाद आप उसको सीख ही जाओगे। हम लोग क्या होता है, जनरली सारे के सारे लोग शहरी ज़िंदगी में बड़े हुए हैं, उधर ही पढ़े हैं, तो हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज़ें पता होती है, स्पेशली दिल्ली वालों को। नीचे लेवल के कोर्ट्स हमें नहीं पता होते, क्योंकि बड़े होने के बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह या गांव से इतने नहीं जुड़ रखे होते ना, फिर हम कभी ये जो सिविलियन नेचर, क्रिमिनल नेचर की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट कचहरी होती है, यहाँ पर हमारा इतना आना जाना होता है या इसके बारे में कुछ सुनना होता है, ठीक है। टर्म आपने सारी सुन रखी होंगी, लेकिन आपको बस एक क्रोनोलॉजी नहीं पता होगी, वो क्रोनोलॉजी आप यहाँ पर जान जाओगे। अब देखो, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को आम भाषा में अर्पित क्या कहते हैं, जिला, राइट। एक जिले में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। सिंपल सा एक क्वेश्चन हरनीत जो आ जाएगा किसी भी एग्जाम के अंदर हमको तंग करने के लिए, कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ऊंची हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी कौन सी होती है। अब वहाँ पर वो ऑप्शन क्या दे देंगे श्रेया, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। कुल मिलाकर इसमें से भी मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, ये तो सारे वैसे तो इक्वल ही हैं, लेकिन इनमें से जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट ज़्यादा बड़ा है मुंसिफ कोर्ट से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ज़्यादा बड़ा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से। अच्छा, आप ये कहो कि सिविल साइड के कोर्ट ज़्यादा बड़े होते हैं क्रिमिनल साइड के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम या नेचर ऑफ द घटनाक्रम जो भी हुआ है, उसके बेसिस पर वो कोर्ट डील करेगा। लेकिन पर्सन, अगर मैं 100 बात को एक शब्द में वाइंड अप करूँ, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कोई लोग, मैं जब से आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, हाल फिलहाल के हफ्तों में मैंने आपको बहुत बार एक चीज़ का जिक्र करा है कि जब आप IAS ऑफिसर होते होते, SDM से ADM से होते होते जब आप कलेक्टर बन जाते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते हो आप, तो आपके पास कुछ जुडिशियल पावर भी आ जाती है। मुझे भी बताओ, बीइंग अ कलेक्टर, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्या आप डिस्ट्रिक्ट जज होते हो?
सोच समझ के जवाब देना इसका। बिल्कुल नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भले ही यहाँ पर इसके नाम में इसमें मजिस्ट्रेट है, लेकिन क्या मैं इसको ये बोल दूँ इसके पास 100% जुडिशियल पावर है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें अगर इसकी जगह मैं ये टर्म यूज कर दूं, वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर मैं यूज कर दूं ये गलत तो नहीं होगी। हिज पावर एंड नेचर ऑफ फंक्शंस इज ऑफ क्वासी जुडिशियल नेचर, ये सही है? बिल्कुल। ये नए नए टर्म्स जो मैं आपको बताता ऐसा रहता हूँ ना, तो इसको समझ जाएगा। ये मेरे को कहाँ से पता लग रही है सारे टर्म्स? यहाँ से। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई बेवकूफ़ी मत कर देना। कोर्स बहुत है, कहीं लीगल स्टडीज़ की बुक प्रिंट करवा के पढ़ने बैठ जाओ, उसके लिए मैं हूँ। अपने ही दिमाग लगाना है तो कोर्स से निकलो अभी फटाफट, शक्ल लेके दफाओ अपनी और खुद सेल्फ स्टडी करते रहो। वो काम मेरा है, एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आना यहाँ पर। जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उतना बुद्धि में ठूस लो, एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे मत भागना, क्योंकि बेटा कर भी नहीं पाओगे स्टिपुलेटेड टाइम में। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ही और शी पोजेसेस, दो तरह की जुरिस्डिक्शन होती है, डोंट वरी। ये जो जुरिस्डिक्शन है, पावर्स एंड फंक्शंस, ये हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्चुअली पावर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ इनके नाम ले रहा हूँ, आपको समझा दूंगा, टीचर दे दूंगा, डिटेल में बात अभी हम बाद में करेंगे इसके बारे में। दो तरह की पावर होती है। डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है, उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है, सिविल मैटर में भी और क्रिमिनल मैटर में भी। सुप्रीम कोर्ट के पास, पहले मैं यहां से आपको एक ट्रेलर टीजर दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है ना, इसका मतलब ये होता है आप ना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा अभी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस किस के लिए होती है। आपको लगता होगा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमारे लिए ही खोल रखा है। एक हिंट दे देता हूं, अभी बताऊंगा कुछ भी नहीं उसके बारे में। ऐसा हो ऐसा हो सकता है एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ जाए, हैं ठाकुराइन, या सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के फंड रिलीज नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के लिए 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बावजूद भी। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट और 2-3 स्टेट गवर्नमेंट की भिड़प हो जाए, 2-4 राज्य भिड़ गए आपस में बॉर्डर शेयरिंग या वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, सेंटर फंड रिलीज नहीं कर रहा, जो स्टेट है वो दूसरे स्टेट के आगे आकर उनके पानी पे कब्जा या नदियों पे कब्जा करने का सोच रहे हैं। ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यहाँ पर लोग इन्वॉल्व है कि सरकारें इन्वॉल्व हैं? बताओ। सरकार। हम अपने केस की बात कर लेते हैं, जितनी अभी तक हमें पॉलिटी की नॉलेज है टिल डेट। हम एक केस के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कब खटखटा सकते हैं? बताओ। हाँ, आर्टिकल 32 है ना? सोच रही होगी बोला ही क्यों। आर्टिकल 32 अच्छा वाला फंडामेंटल राइट लिख रहा था, रास नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है कोर्ट, है ना? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चरेरी, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। राइट, ठीक है? अच्छे से फंडामेंटल राइट के अंदर मैंने आपको इन सारी रिट्स को समझा रखा है। इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने बोला था? अंबेडकर जी ने। श्रेय इनको बुरा नाम बताना। सच्चाई के रखवाले, है ना? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है जोक सपाट, कि आप ना डायरेक्टली जब सुप्रीम कोर्ट जा सको। और एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? नाम से क्या पता लग रहा है? यू कैन गेस अपील डायरेक्टली फॉर सम केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वापस आ जाओ यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट से डिराइव होती है पावर। मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज मेरी बातों को गलत मत ले जाना, कि सुप्रीम कोर्ट से पावर डिराइव होते होते सबऑर्डिनेट कोर्ट तक जाती है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये टर्म की शुरुआत इसी से हुई थी। ठीक है, ये पावर की शुरुआत इसी सुप्रीम कोर्ट से हुई थी।
हम लोग बात कर रहे हैं सबसे नीचे लेवल वाले कोर्ट की, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इन दो शब्दों को पढ़ो। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट जज हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है एक ज़िले के अंदर, ठीक है। उस ज़िले में डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। अब ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसके पास, पहले एक बारी ओरिजिनल को पकड़ लो, सिविल केस में भी है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और क्रिमिनल केस में भी है। यानी कि अगर किसी ज़िले के अंदर कोई सिविल क्राइम हो जाता है, अब मेरे को ये दो वर्ड कंबाइन नहीं करने चाहिए, कोई सिविल नेचर की घटना हो जाती है और कोई क्रिमिनल नेचर की घटना हो जाती है, डायरेक्टली पर्सन कहां पर जा सकता है? सबसे पहला दरवाजा कौन सा है जिले के अंदर? सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा। ओके, एंड जिले जो जिला है आपका, वहां पर आप इन्हीं को तो अपील करोगे सबसे पहले। इन्हीं मतलब आप डिस्ट्रिक्ट जज को एक मिनट के लिए गोली मारो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही तो जाओगे ना सबसे पहले। कोई वारदात तो यह कर तो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड दिस पर्सन इज द एपिलेट पर्सन, जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन है, इसके कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है। एक जिले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी वारदात हुई होगी, ये उनको संज्ञान में लेकर कुछ ना कुछ टिप्पणी पास करेंगे, जजमेंट पास करेंगे। ये चीज़ समझ में आई? पूरा का पूरा मुद्दा हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अपने दिमाग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कनेक्ट मत कर देना। बताओ, समझ में आया? अगर वारदात डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, एन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से अगर ऐसी वारदात अगर हो गई, तो अब एक डिस्ट्रिक्ट तो शामिल नहीं है, बहुत सारे जिले शामिल हैं। अब कौन देखेगा? हाई कोर्ट। बहुत सारे राज्य, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, कोई ऐसा मुद्दा जिससे बहुत सारी स्टेट्स के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हो, अब कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आंसर आपके पास ही है। दूसरे शब्दों में वापस आओ इस टॉपिक के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो द सेशंस जज। ये वाली बात प्लीज याद रखना। एक बात बता देता हूं वैसे में, इस चैप्टर से ना क्वेश्चंस पेंडिंग है। लास्ट सिलेबस जो यूपीएससी ने चेंज करा था 2012 में, और 13 से जो नए पैटर्न के पेपर आना शुरू हुए थे, तब से सबऑर्डिनेट कोर्स के ऊपर टॉपिक पेंडिंग है, क्वेश्चंस पेंडिंग है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो कि यूपीएससी ने टच नहीं कर रखे। जब भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, आई कैन वाउच, आई कैन गारंटी इट, बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चन को, क्योंकि अभी भी वो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, उनमें उलझे रहते हैं। हमारे वो तो स्ट्रॉन्ग हमें करना ही है, उसमें तो किसी से हार जो है, हार का सामना करना ही ना पड़े, ऐसी तो नौबत आनी नहीं चाहिए हमें। लेकिन इन फ्रिंज एरियाज के टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग करके चलना। तो माइन्यूट तरीके से पढ़ो। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो एक सेशन जज भी होता है। अब जब ये वर्ड अगर आ जाएगा ना कभी भी पे, डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो द सेशन जज, किसी ने मान लो नहीं पढ़ रखा है, किसी को नॉलेज नहीं है, एग्जाम में फ्रेश पहली बार वो इस लाइन को सुन रहा है या सुन रही है, बताना ज़रा मयूर, डाउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये टाइम वेस्ट करवाने वाली लाइन है श्रेया की नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर नहीं पढ़ रखी हो तो? क्योंकि हमें लगेगा नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये रोल ये भी निभाएगा, अरे नहीं ये तो बहुत ईजी, इसको एलिमिनेट करो। यहाँ पर आपकी नॉलेज है, कोई एलिमिनेशन की पावर नहीं है। अब फ़र्क क्या होता है? ये डिस्ट्रिक्ट जज भी है और ये सेशन जज भी है, तो भाई मतलब भी हो तो बताओ मुझे। जैसे इसके मतलब को बताने के लिए जो मैं अपने नोट्स में जो तैयार करता हूँ कंटेंट, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे प्रिपेयर कर रखा है, जब मैं इसको कभी भूलूँ ना। ये यानी कि बंदा एक ही है ना, दो रोल निभा रहा है ना, बंदा एक ही है ना, हाँ कि ना? बिल्कुल। डरते क्यों यार? सामने लिख रखा है उसके बाद भी डर रहे हो। देखो याद करो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का नेचर याद है? शुरू के लेक्चर अगर किसी ने मेरे सुने हो, श्रेया
मैंने वो इस लेक्चर में बताया था, MWF ये लोग मिलते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, TTS मिलते थे लॉस बनाने के लिए, राइट? एक दिन संविधान बनाने का काम एंड एक दिन लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम, राइट? स्ट्रक्चर सेम था, ये वही संसद भवन था जो कि 2 रोल निभा रहा था। बस इसी बेस को अप्लाई कर दो यहां पर। जिस दिन ये सिविल केसेस के साथ डील करता है, इसकी पोस्ट, इसकी मर्यादा होती है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज की। जिस दिन ये क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है या करती हैं, इनकी पोस्ट, इनकी मर्यादा होती है सेशन जज की। बस मैं क्यों बताया मैंने आपको ये ऐसे करके रिलेट करने का मतलब, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन रिकॉर्ड मेरे से बहुत बार गलती हो चुकी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मुझे बस ये चीज़ याद नहीं होती थी कि अच्छा सेशन जज बेसिकली वो जज होता है जो कि क्रिमिनल वाले मैटर को देखता है। तो मैंने कहा यार अब दिमाग में कुछ तो कहानी पकानी पड़ेगी, यार ये बार बार बोल रहा हूँ, बार बार गलत हो रहा है, 2 नंबर ऐसे कैसे खोदूँ यार मैं। तो ये कहानी मेरे को पता लगी कि मैंने कहा हाँ यार दिमाग ऐसे करके रिलेट करा जा सकता है इसको, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब 2 रोल निभा रही थी, ये भी उसी की तरह दो रोल निभा रहा है, और जब भी इसका जिक्र होगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज के कंसेप्ट के साथ इसको मर्ज कर दूंगा। तो बस फिर जब डिस्ट्रिक्ट जज का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ जिक्र होता है, मुझे इमीडिएटली याद आ जाता है कि जिस दिन वो सिविल केसेस सुनने के लिए बैठा हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट जज। अब दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा जज बन के जब वो बैठता है तो वो क्रिमिनल केसेस को डील करता है, तो बस दूसरा ऑप्शन यही रखा होगा एग्जाम में, सेशन जज। बस ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है ना? जो डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज कौन है? सिविल केसेस से डील करता है कि क्रिमिनल केसेस से? सिविल से। सिविल से वो बेसिकली हाँ दोनों रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस, वो डिस्ट्रिक्ट जज बनकर, है ना? अगर मैं प्रॉपर तरीके से इसके क्या कहेंगे इसको, उसकी टर्मिनोलॉजी पे जाऊं अगर मैं प्रॉपर तरीके से, तो डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजेज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जज है तो जुडिशियल पावर तो एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे? जिले में प्रशासन अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा ना, तो उसको या उसके खिलाफ बहुत सारी जजमेंट पास करने की पावर होती है इसके पास। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये डिस्ट्रिक्ट जज जिले के कलेक्टर को बुलाकर फटकार लगा सकता है उसकी कि नहीं लगा सकता? हैव यू सीन वीडियोस, वेरियस वीडियोस जो कि वायरल होती हैं इस चीज के ऊपर, आईएएस ऑफिसर की बेइज्जती कर दी जज ने। याद है वो टाई वाला केस आया था, बिहार के आईएएस ऑफिसर थे कि टाई ली पहन कर आए, वो इसी पे चैट के जज, है ना, कि तुमने लवासना में ट्रेनिंग ली भी है कि नहीं ली है, तुम वापस जाओ अपने लवासना। जज कहता है लवासना स्कूल वापस जाओ, है ना, देखा होगा। तो बताओ डिस्ट्रिक्ट जज ज्यादा बड़ा हुआ है एक जिले के अंदर या डीएम? कोई बड़ा नहीं है। क्या श्रेया बस कहानी बता दूंगा तो क्या भावना में कि कुछ भी बोल देना क्या? है ना, डांट रहा तो बड़ा ही होगा, कोई बात नहीं, तुम भी तो फंसोगे कभी किसी तरह। क्यों? रिमूवल प्रोसेस तो इनका भी होता है। और क्या हुआ जो आप पीएम के दामाद हुए फिर? तो डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजेज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ही और शी हैज सुपरवाइजरी पावर्स ऑल्सो। सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइज करना, निगरानी रखना ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब कौन कौन से सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये किस किस के ऊपर पावर रख सकते हैं? ये देख रहे हो, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, इनके ऊपर। मैं दूसरी साइड क्यों नहीं गया? क्योंकि बात यहां पर किसकी चल रही थी? डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज विच डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स, अगर इस पे नहीं जाना चाहते, सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट जज बोलना चाहते हो उनको, तो फिर
ये चारों के चारों कोर्ट उनके नीचे हैं। क्रिमिनल साइड से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। इन चारों कोर्ट्स का बाप कौन जिले के अंदर? डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज के दिए हुए जजमेंट और फैसले से खुश नहीं हो, ठीक है, तो आप कहां जाके अपील करोगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हो तो नहीं। एक बात बता देता हूं अर्पित, आपको शायद से पता होगा इस चीज के बारे में। हाई कोर्ट पहले डिटरमाइन करता है कि ये केस इज इट फिट फॉर अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। अगर हाई कोर्ट को लगता है, ये पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर भी कुछ नहीं होना, पक्का 100% यही जजमेंट देगा और वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करवाने वाली बात है, क्योंकि ये सिविल नेचर का केस था, आते आते हमारे पास आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने देंगे हम इसको, ऑलरेडी बर्डनड है। तो हाई कोर्ट आपकी अपील को खारिज कर देता है कि ना, यू कैन नॉट फाइल दिस केस इन सुप्रीम कोर्ट। यहीं से चलते बड़ा। लेकिन क्या हम डिस्ट्रिक्ट जज के दिए हुए जजमेंट पे हाई कोर्ट जा सकते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिटरमाइन करेगा क्या वेदर आवर केस इज फिट फॉर अपीलिंग इन द हाई कोर्ट और नॉट? बताओ। नहीं, वहां पर आप सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में फिर इंसाफ के रास्ते बंद हो जाएंगे ऐसा तो यार। और जिला एक बहुत छोटा होता है, यहां पर फिर कुछ भी तिकड़म हो सकती है, समझ रहे हो? जज को ब्रेकफास्ट या लंच करवा दिया गया तो रोबोट थोड़ी ना बैठे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं तो इंसान ही। क्यों अर्पित? ये चीज है। यहां तक कहानी समझ में आई पूरी? सबको बताओ, आगे बढ़ू। सेशन जज कौन होता है? कौन से मैटर के साथ देखता है या देखती हैं? तो डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विद सिविल केसेस, सेशन जज डील्स विद क्रिमिनल केसेस। इनके पास पावर होती है टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड याद है श्रेया, कुछ टाइम पहले मैंने आपको वर्ड दिया था, ये फांसी की सजा के लिए कैपिटल पनिशमेंट आ गया। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है? तो ठाकुर मतलब जब तक तुम जियोगे तब तक जेल में रहोगे, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी तो। नहीं तो फिर इसको ये क्यों कहा जा रहा है? मजाक चल रहा है यहां पर। पहले होता था, बोलो पहले होता था। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक निर्धारित समय की कर दी गई है, ठीक है। हाउएवर कैपिटल पनिशमेंट पास्ड बाय हिम और हर इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ध्यान से सुनना, जब एक पर्सन वो सेम पर्सन है ना जो कि डिस्ट्रिक्ट जज का और सेशन जज का रोल निभा रहा है, राइट और रॉन्ग? अगर क्राइम सिविल नेचर का है और इसकी अपील से अगर आप खुश नहीं हो, अपील आपके अगेंस्ट गई है, आप हाई कोर्ट गए, आपके अगेंस्ट गई है, तभी मयूर आप हाई कोर्ट जाओगे ना, आपकी फेवर में आएगी तभी आप चले जाओगे। नहीं सर, फोर्ट मेरे अंदर ही है, प्लीज आप एक बार फिर से देख लो। इतना भी एथिकल कोई नहीं होता हमारे देश के अंदर, है ना। अब ऐसे लोग रहे नहीं ना श्रेया, सच्चाई के रखवाले, है ना। तो जो सिविल केसेस को जो देख रहे हैं, जब ये डिस्ट्रिक्ट जज बनकर देख रहे हैं और किसी एक पर्सन के खिलाफ कोई जजमेंट पास हो गई, तो वो पर्सन खुद से जाके हाई कोर्ट में अपील करेगा कि सर जी, डिस्ट्रिक्ट जज ने ये फैसला दिया, मेरा केस ऐसा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए मैं उनको छोड़ के आपके पास आया हूँ, बिकॉज आई कंसिडर यू एज गॉड फादर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो अब आपको ज़्यादा समझ है, ज़्यादा सूझबूझ है संविधान की, जुडिशरी की। अब आप बताओ कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन
जब सेम पर्सन सेशंस जज बनकर कोई एक टिप्पणी कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, टिप्पणी भी नहीं, टिप्पणी तो हो गया कि कोई ओपिनियन बोल देना, जजमेंट दे रहे हैं, और जजमेंट है उम्र कैद की सज़ा या सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा, तो यहाँ पर हाई कोर्ट खुद से कंफर्मेशन लेगा, हाँ भाई कल तुमने विनोद को, रामू को, शामू को, उसको तुमने सुनाई है उम्र कैद की सज़ा, और बाकी 3 को सुनाई है तुमने फांसी की सज़ा, बताओ जरा मैं पूरा केस। अब यहां पर आप नहीं गए हो हाई कोर्ट के अंदर अपील करने, वेदर देयर इज एन अपील और नॉट, हाई कोर्ट खुद से पूरी की पूरी रिपोर्ट मांगेगा उस जज से, जब वो जज डिस्ट्रिक्ट जज ना होके सेशन जज बनकर ये जजमेंट पास कर रहा था या कर रही थी। फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर? यहां पर अगर आपको हाई कोर्ट जाना है, पर्सन वही था, सिविल नेचर का क्राइम था, लेकिन आपको अपील खुद से करनी पड़ी हाई कोर्ट के अंदर। दूसरे केस के अंदर क्या है, हाई कोर्ट खुद उस पूरे के पूरे मुद्दे को संज्ञान में लेगा, आप अपील करो चाहे ना करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से आपको सजा सुनाई गई है, आपको अपील करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ? करनी पड़ेगी यार, हाई कोर्ट तो पूरे का पूरा मुद्दे को जानने के लिए कंफर्मेशन मांग रहा है ना। आप घर पे ही बैठे रहो, घर पे क्या, तो मतलब जेल में ही बैठे रहो, सोचते रहो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पता चला पीछे से कुंडी खड़क गई, आ जाओ चलो फांसी का बंदा रेडी है, उठ जाओ 5 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट के नीचे देयर इज अ कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज। यहां पर देखो, सबऑर्डिनेट जज, जजेस कोर्ट सिविल साइड पे, एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट क्रिमिनल साइड पे। ये सिविल साइड पे, कलर चेंज कर देता हूं, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन क्रिमिनल साइड। ये किसके नीचे है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे किसको कहोगे आप? कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज। क्यों? सिविल नेचर को देखेंगे। सेशंस कोर्ट जो है वो क्रिमिनल नेचर को देखते हैं, उनके केसेस को। उसके नीचे जो काम कर रहा है दैट इज कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट जज हैं, बताता हूं अभी। सबऑर्डिनेट जज कौन? ये, क्योंकि किसके अंडर काम कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर। सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल सूट। यानी कि कोई भी छोटी छोटी जो अपील होंगी या कुछ भी होंगी, ऐसा नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिविल साइड के कोई भी क्राइम्स जो हैं कि इतने इतने डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे, इतने इतने सबऑर्डिनेट जज को देखने पड़ेंगे। नहीं, सबऑर्डिनेट जज भी उतने ही सिविल केसेस, सिविल मुद्दे देख सकते हैं जिले के अंदर, जितने डिस्ट्रिक्ट जज देखने के लिए उनके पास जो पावर है वो है। सबऑर्डिनेट जज एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल सूट्स। अब ये सिविल सूट वैसे किस प्रकार की होती है? किसी के ऊपर फाइन लगाना, पेनल्टी लगाना, तुम्हें उसके पैसे इतने देने थे, तुमने नहीं दिए, तुम्हारा चेक बाउंस है, ये है वो है, ऐसे केसेस। ठीक है, अब देखो यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबऑर्डिनेट जज को सिविल जज भी बोला जाता है ऑफ सीनियर डिवीजन, सिविल जज, क्लास 1 जज एंड सो ऑन। डिपेंड करता है राज्यों के अंदर अलग अलग क्या व्यवस्था है, क्या वो बनाया गया। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, ये सारी की सारी टर्म्स और बेसिकली पावर वगैरह कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट।
तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग जिस राज्य से बिलोंग करते हो वहाँ पर टर्म, स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन और क्रोनोलॉजी वो बहुत अलग हो एज कम्पेयर टू जो मेरे राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज और ये सबऑर्डिनेट जज है। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। लेकिन इसको ब्रॉडली हमें उतना समझना है जितना ये टॉपिक हमें ये समझा रहा है कि हाँ, मोटा मोटी 19-20 का फर्क हटाते हुए जनरली ये स्ट्रक्चर देश के अंदर देखने को मिलता है हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। खैर, सबऑर्डिनेट जज जो है, ही और शी में ऑल्सो बी गिवन द पावर ऑफ एन असिस्टेंट सेशन जज। इस केस के अंदर जब इनको ये पावर मिलती है एज असिस्टेंट सेशन जज, तो ही कंबाइंस इन हिमसेल्फ बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल पावर्स डिस्ट्रिक्ट जज की तरह। नाम में क्या लिखा हुआ है? असिस्टेंट ना, ये चीज डिस्ट्रिक्ट जज की तरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ये किसके साथ डील कर रहे थे? क्रिमिनल साइड के केसेस के साथ। ठीक है, ही और शी डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस। कौन से? कंडीशन है ऐसा केस जहां पर सजा बनती है, जेल टर्म बनती है फॉर अप टू 7 ईयर्स, 7 साल की जेल की सजा का जहां पर प्रावधान हो, ऐसे मुद्दों को ये देख सकते हैं। ओके, लोएस्ट लेवल पर जो सिविल साइड के जो केसेस होते हैं वो होता है मुंसिफ कोर्ट। लोएस्ट लेवल पे कोर्ट ऑफ मुंसिफ या मुंसिफ कोर्ट, एंड क्रिमिनल साइड पर देयर इज अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वहां पर ऊपर क्या डिफरेंस था? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बस चीफ वर्ड आउट किया, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो एक मुंसिफ को वैसे हम जज नहीं कहते हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे गारंटी। मुंसिफ जज जो है, या सिंपली इनको हम सिर्फ मुंसिफ ही कह के डिनोट करते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप जिस ज़िले से आते हो, आपके यहाँ हो सकता है मुंसिफ हो, बहुत सारे राज्यों के अंदर आपका जो ज़िला हो, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो हो सकता है आपने कभी मुंसिफ ना सुना हो, जबकि आप छोटी छोटी अदालतों से पूरी तरीके से वाकिफ़ हो भी तब भी। ये हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग जिस राज्य से हो, जहाँ से भी मुझे सुन रहे हो, ये आप लोगों की राज्य की सरकारों ने डिसाइड कर रखा है कि ये स्ट्रक्चर, ये पावर, फंक्शन, क्रोनोलॉजी, नेम वगैरह होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, मुंसिफ जो है, ही और शी पोजेसेस अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन एंड ही और शी डिसाइड्स सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनरी स्टेट, जहाँ पर छोटा मोटा कोई सिविल नेचर का क्राइम या लेन देन का मामला इन्वॉल्व हो। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड क्या था, क्यों लिखा हुआ है स्मॉल? क्योंकि इनकी पावर लिमिटेड है, जबकि जो सबऑर्डिनेट जज थे उनकी पावर अनलिमिटेड थी, सारे मुद्दों को नहीं देख सकते। अब देखो, मुंसिफ इज ऑल्सो नोन एज सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सिविल जज, क्लास 2 जज, और जो ये क्लास 1 था वो सिविल जज, सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोला गया था, इन सीनियर डिवीजन के सिविल जज को, वो इनसे ऊपर वाले हैं। ठीक है, ये तो आप स्ट्रक्चर आपको एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा। बस आप अभी मेरे को सुन रहे हो तो ठीक है, यू माइट बी करेक्टिंग द डॉट्स, या फिर नहीं भी कर रहे होगे, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा, डोंट वरी, एक बारी लेक्चर को फिर से सुनोगे, लिख कर देखोगे, हो जाएगा। मैं भी कोई अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं निकला था, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस और रिवीजन और कंसोलिडेशन के साथ धीरे धीरे करते हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आने वाले प्रीलिम्स के सालों के अंदर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यूपीएससी अब प्रीलिम्स के अंदर स्पेसिफिकली गेम ऑफ एलिमिनेशन बन गया है। वो उन्हीं टॉपिक को उठा रहा है, उन्हीं सब्जेक्ट्स को उठा रहा है जो कि उसको पता लोग नहीं पढ़ते, इकोनॉमिक्स, बेसिक साइंसेस, और टफेस्ट से टफेस्ट करंट अफेयर बनाना, कि जो कि 2-2, 5-5 साल तक भी न्यूज़ में नहीं थे। एंड सिमिलरली रेगुलर सब्जेक्ट्स में भी से भी ऐसे टॉपिक को उठाना जो कि उसको पता है कि स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं देते या नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हमें इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आने वाले सालों के लिए। ये चीज़ हमने देख ली। आगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सबसे नीचे क्रिमिनल साइड पे जो होते हैं एक ज़िले के अंदर, ही और शी ट्राइज क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स। ये उनको देखते हैं। 3 साल से ज़्यादा कोई होगा तो उनको कौन देखेगा?
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जिसमें उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है तो उसको कौन देखेगा? सिंपली सेशंस जज। ओके, अब कुछ कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अब देखो मैं आपसे बार बार क्यों बोल रहा था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके राज्य के अंदर, आपके जिले के अंदर अलग अलग नाम हो सकते हैं। कुछ कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर देयर आर सिटी सिविल कोर्ट्स, चीफ जजेस वहाँ पर बैठते हैं सिविल केसेस को देखने के लिए, एंड कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स क्रिमिनल साइड के नेचर के केसेस को देखने के लिए। कुछ जो स्टेट्स हैं और जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं वहाँ पर उनके खुद के स्मॉल कॉजेस कोर्ट हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है, इनको पहले प्रेसिडेंसी टाउन्स बोला जाता था, याद रखना। ये एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसको प्रेसिडेंसी टाउन आप बोल सकते हो, पहले बोला जाता था। चारों के चारों ऑप्शंस का को कुछ पेयरिंग दे सकते हैं, 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऐसे इसको करके याद रखना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोर्ट्स हैं दे डिसाइड द सिविल केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन अ समरी मैनर। फटाफट से सुन लेते हैं। इनके जो लेकिन डिसीजंस होते हैं दे आर फाइनल, लेकिन आपको अगर इनके अगेंस्ट जाना है आप हाई कोर्ट जा सकते हो। सिर्फ हाई कोर्ट के पास वो पावर है, द पावर ऑफ रिवीजन, मतलब जो उन्होंने डिसीजन दिया ना उसको रिवाइज करने की पावर हाई कोर्ट के पास है। कुछ राज्यों के अंदर जो पंचायत कोर्ट्स होते हैं, अब देखो पंचायत कोर्ट आप लोगों में से जो भी आप जिस राज्यों में से हो, पंचायत कोर्ट वाली बात आपने अपने राज्य के अंदर, अपने ज़िले के अंदर नहीं सुनी। कहीं कहीं जगह पर ही होते हैं, कहीं कहीं जगह पर नहीं होते। पंचायत जो कोर्ट्स हैं दे ट्रायल होता है यहाँ पर बेसिकली। ट्रायल का मतलब ऐसा नहीं कि ये ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल जो चलता है। ठीक है, छोटे छोटे सिविल और क्रिमिनल नेचर के केसेस, और इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, ये कचहरी वर्ड आपने सुना होगा पक्का, अदालती पंचायत या पंचायत अदालत, ये एक ही चीज़ है। पंचायत अदालत शायद से आप लोगों ने सुन रखी है। ये गांव के लेवल के केसेस को, जो बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं वैसे उनको डील करने के लिए होता है। हाँ, अगर यहाँ पर हाँ बिल्कुल बिस्मे का क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनके निर्णय से खुश नहीं हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील करोगे, ऑर्डर यही है। अच्छा, पंचायत कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पंचायत कोर्ट कभी इतना गंभीर फैसला कोई सुनाएगा ही नहीं, आपको जेल टर्म देने का पावर ही नहीं है इतनी ज़्यादा है, या फिर आपको सजाए मौत दे देना, या फिर जब जेल टर्म ही नहीं सुना सकता तो ये कैसे है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता। प्रोसेस यही कहता है कि पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जाओ, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने पावर दे रखी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी भी केस के लिए वहाँ पर पहुँच जाओगे। जुडिशरी ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन है, अगर उसको खुद ही इतना बर्डन लेना होता, नीचे की स्ट्रक्चर वो फालतू में क्यों क्रिएट कर रहा है जुडिशरी? सिर्फ देश में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होते, मामला खत्म। ठीक है, जुडिशरी की एक सबसे बड़ी खामी क्या है, कमी क्या है? जो डेट्स लगती हैं वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और इसी से एक चीज़ आती है, ये देखो ये क्वेश्चन, अब मैं आज जीएस का किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन अब आने वाले टाइम के अंदर एथिक्स के अंदर या ऐसे के अंदर आपको टॉपिक देखने को मिल सकता है, वही जो हम बचपन में पढ़ते थे। एथिक्स के अंदर खास करके देखने को मिल सकता है, क्योंकि एथिक्स में वो कोटेशंस आती हैं और वो कहता है एक्सप्लेन, और अपनी लाइफ का कोई एग्जांपल देकर उसको एक्सप्लेन करो, जो हम बचपन से सुनते हैं। आपको वहाँ पर ऐसी कोई कोटेशन नहीं मिलेगी जो कि आपने सुनना रखी हो, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इनके ऊपर मैं वर्क करवाना शुरू करूँगा आपको धीरे धीरे करके। ये तारीख पे तारीख लगती रहे, वकीलों को फिर पैसा भी देना पड़ेगा आपको, हर किसी के पास इतना होता नहीं है पैसा, तो जिसके खिलाफ अन्याय जेन्युइनली हो रखा है वो भी शांत होकर बेचारा बैठ जाता है। तो ये लाइन बचपन से हम लोग सुनते हैं।
जस्टिस को अगर डिले करा जाए तो वो न्याय ना ही देने के बराबर है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक बात बता देता हूँ अभी शॉर्ट के लिए, बाद में मैं आपको कभी इसका पूरा का पूरा चिट्ठा दूंगा। यहाँ पर अगर इसके लिए आपको सॉल्यूशन लिखना है तो आप ये कहो ये जो तारीख का जो सिलसिला है इसको कम करा जाए, या फिर एटलीस्ट कोई पढ़े लिखे टॉप के जैसे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, तो हमारे देश में एक प्रोविज़न ये आनी चाहिए एज पर द रूल, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। हाँ, फ्री लीगल सर्विसेज फॉर ऑल पीपल। यार देखो होता है, लेकिन एक बात बताओ, अभी जैसे कहने वाली बात या थ्योरेटिकली बहुत कुछ होती है, लेकिन फ्री लीगल सर्विसेज यार आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर ये जाना है, वो नेशनल मुद्दे का केस बन गया ना, तो आपके सारे जो वकील हैं वो तो आपका केस फ्री में लड़ने के तैयार हो जाएंगे। हाई कोर्ट का एक एक जो लॉयर होता है वो हियरिंग करने के लिए, करवाने के लिए 50-50 हज़ार, 2.5 लाख रुपए मांग सकता है आपसे, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर केस। एक तारीख के अंदर तो फैसला होना भी नहीं है, कहाँ से लाओगे? एक बार अगर दे भी दिया तो दूसरी बार कहाँ से लाओगे? वो 50,000 गए। ये लाइन हर जगह से हो रही है कि नहीं हो रही है इस केस के अंदर? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दूसरी चीज़, इसका जो दूसरा सॉल्यूशन जो मुझे बहुत पसंद है, सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा तो सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर बेंचेस बनवाओ, प्लस हाई कोर्ट की बेंचेस को और एक्सटेंड करो। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट, ग्वालियर इंदौर बेंचेस है और जगह पर, क्योंकि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इसलिए फीजिबल हैं, इसलिए लॉजिकल है, कंसिडरिंग द आबादी वर्सेस जुडिशियल बैकलॉग एंड नंबर ऑफ जजेस, ये बहुत कम है। तो जुडिशरी अपने आप को कितना भी इंप्रूव कर लेना, ये कमी रह ही जाएगी अगर जुडिशरी ने इन सब चीज़ों पे काम नहीं करा। यहाँ पर क्योंकि जनता कुछ नहीं कर सकती है ना? बताओ श्रेया, यहाँ पर जैसे हम हर टॉपिक के अंदर, करंट अफेयर के अंदर बात करते हैं कि सारा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाला जा सकता, वो यहाँ पर तो ब्लेम लेना ही पड़ेगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। हमारे हाथ में है क्या कुछ? पता है, एक कमी और बताता हूँ मैं तुम्हें, कहीं हाईलाइट नहीं होती है, कहीं किताबों में भी नहीं मिलेगी। ये जो लीगल स्टडीज़ की बुक है ना, वहाँ से मैंने निकाला था ये इन्फॉर्मेशन, और फिर बाद में इसको वेरीफाई भी करा। यार सबसे गलत बात है, यार सबसे गलत बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 100% तो वर्क होता है। ये देख रहे हो कितना बड़ा फ्रॉड है हम लोग के साथ। 100% जो यहाँ पर वर्क होता है, डैट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों को पता भी नहीं होगा ये वाली बात। अब एक बार बताना, किसी को अपील करनी भी हो तो वकील हायर फिर भी नहीं करना पड़ेगा क्या? बताना। और पता क्या है, हिंदुस्तान का आदमी, भाई कसम से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान का आदमी एक ऐसा आदमी है पूरी पृथ्वी पे, वो पढ़ा लिखा गवार देहाती हो, लड़की भिखमंगी हो, कुछ ना आता उसे, गवार पढ़ी लिखी छपरी 1 नंबर की, बस वो मैकडोनल्ड डोमिनोज में काम करते करते अगर इंग्लिश बोलना घिसना सीख जाए ना, और वो किसी के सामने एक आर्गुमेंट करते करते वक्त अपनी एक 4-5 अंग्रेजी की लाइन फ्लो में बक देना, तो वो किसी का भी कॉन्फिडेंस बंदा ख़त्म कर सकता है, बंदी ख़त्म कर सकती है, और सामने वाला डर भी जाएगा। इंग्लिश जिसको आती है तो उसको माना जाता है यार वेरी एजुकेटेड, यार ये तो IAS निकाल के छोड़ सकते हैं, तो ऐसे लेवल पर है। एक दिन पता चला, फॉलो करो तो पता चला मैकडोनल्ड में पता चला संडास साफ कर रही है वो लड़की।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हम ये जुडिशरी के लिमिटेशंस और इसके सॉल्यूशंस कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में, और इन चैप्टरों में भी देखेंगे, प्लस करंट अफेयर हर 3 महीने के अंदर इसके ऊपर कुछ ना कुछ आता ही रहता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।